हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भी मनी चैनल में। और आज 17 अप्रैल 2021 है और आज एक बहुत ही अच्छा समझिए प्राइवेट बैंक के लीडर HDFC बैंक का आज ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आया है। तो इस पर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट है। उसके बाद हम लोग फिर इसके स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, शेयर प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या लेवल है और क्या नहीं है। ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसका किस तरह का फाइनेंशियल आया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखना। तो इसका स्टैंड ऑन रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बैंक का कोई भी जो इनकम होता है वो सबसे पहले उसके मेन इनकम उसका इंटरेस्ट होता है, यानी जो भी वो लेंडिंग करती है, लोन देती है, एडवांसेस देती है, उस पर जो इंटरेस्ट कमाती है वही उसका मेन इनकम होता है। तो आइए देखते हैं इनका इंटरेस्ट और फिर अदर इनकम जोड़ करके टोटल इनकम जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर में, वो 3 नंबर रो में वो क्या लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपको बोल्ड में दिख रहा होगा, ये सारे अमाउंट जो है लाख में है। ठीक है। तो इसको हम लोग शुरू का 4 लेटर, 4 जो नंबर है वो पढ़ लेंगे तो उसे समझ में आ जाएगा, ज़्यादा उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इसका लगभग जो था 1380 73 47 का जो प्रीवियस ईयर का था वो 1460 63 12 हो गया, जो कि एक अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके इंटरेस्ट इनकम में इजाफा हुआ है। और इनका जो आगे देखिएगा, जो 4 नंबर में आपको दिख रहा है इस इंटरेस्ट एक्सटेंडेड, यानी इंटरेस्ट पर जो इन्होंने खर्च किया वो पिछले साल जो था आपको 58 62 का था, जो कि इस बार 55 97 का हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिक्रीज माना जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगली चीज़ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखिए मेनली दो चीज़ आता है, एक एम्प्लॉय कॉस्ट आता है, एक अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लाइक अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया कि बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेशन को चलाने के लिए, यानी कि इस एक साल में पूरे ऑपरेशन को चलाने के लिए उनको क्या क्या चीज़ों पे खर्च करना पड़ा। जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होता है, रेंट होता है ब्रांचेज का, फिर उसका जो हाँ, फिर से उसमें जो फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डिफरेंट टाइप पेपर बिल, स्टेशनरी पे जो भी खर्च हुआ, ये सारे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी ऑपरेशन में खर्च होते हैं अदर। ठीक है। उसके एसेट्स में जो जो खर्च हुए, तो इन सारे चीज़ों को, बुक मेंटेन करने का जो खर्च हुआ। ठीक है। ऑडिटिंग, अभी जैसे ऑडिटिंग फाइनेंशियल आया, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल आया तो इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पे करना पड़ा होगा। तो इन सारे चीज़ों को जो है हम लोग, और भी चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, अदर एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। ठीक है। तो ये ऑपरेशन करने में जो एक साल में जो इनको खर्च आया है वो आपको देख सकते हैं, और सब मिला जुला करके टोटल जो 6 नंबर में आपको दिख रहा है यहाँ पे, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। एक्सक्लूडिंग प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। प्रोविजन और कंटिजेंसी क्या होता है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे लास्ट में आ जाइए। आपको पिछले साल जो था वो 89 32 का था लगभग, वो इस बार 88 70 का हो गया, जो कि रिड्यूस हुआ है। ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा ये काम किया गया है, मतलब कॉस्ट को घटाया है कंपनी ने। किसी भी कंपनी के लिए अगर उसका कॉस्ट घटता है और रेवेन्यू बढ़ता है तो इट इज़ अ गुड साइन, कि उनका इससे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना, कि अगर कॉस्ट घटेगा ऑपरेशन चलाने में और इनकम बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। तो चलिए, इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया था कि प्रोविज़न प्रोविज़न क्या होता है ना, कि बैंक जो है प्रोविजनिंग करती है, उसको लगता है कि हाँ, मैंने जो लोन दिया है, अगर 8 रुपये 10 रुपये का लोन दिया है तो उसमें से 2 रुपया का लोन मेरा ख़राब हो सकता है, तो 2 रुपया क्या करता है बैंक, उसको प्रोविज़न करके अलग रख लेता है। ठीक है। तो इसको प्रोविजनिंग और फिर या फिर कंटिजेंसी में रख लेता है, कि मान लिया जाए कभी अगर कुछ हो गया, किसी तरह का घटना हो गया, तो उसमें हमारे बैंक में तो वो कुछ कंटिजेंसी के लिए भी बैंक पैसा अलग रख लेती है। अब आता है 7वें नंबर पे हम लोग आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका, पूरे ऑपरेशन से जो इनको प्रॉफिट आया है, पिछले साल था 48 74 का, जो कि इस बार 57 36 का हो गया, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट में जंप आया है, बहुत ही अच्छा जंप आया है। तो प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, दैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है। प्रोविजंस, अब 8वां नंबर में आ गए हम लोग। प्रोविजन अदर देन टैक्स, टैक्स को छोड़ करके जो ही प्रोविजनिंग हुए हैं एंड कंटिजेंसीज, ठीक है, आकस्मिक घटना के लिए। तो 8वां नंबर में आप देख सकते हैं, सबसे लास्ट में आ जाइए, आपको 12 14 का 12 14 239, यानी 12 14 हज़ार 239 है, जो कि इन्होंने बढ़ाया है, यानी 15 70 हज़ार 285 किया।
तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि इन्होंने अपने प्रोविजनिंग को बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि पिछले साल भी लॉकडाउन था, पिछले साल भी कोरोना का पेंडेमिक था, और मतलब इस बार भी जो है सिचुएशन इस बार तो ज़्यादा वर्स्ट हो गया है, म्यूटेंट वायरस आ गया है, ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। तो इन्होंने अपने को क्या किया कि भैया थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि स्थिति अभी कंट्रोल में नहीं है, हो सकता है लोगों को लोन वापस करने में भी प्रॉब्लम होगा तो मेरा एसेट क्वालिटी ख़राब होगा, मेरा एसेट क्वालिटी ख़राब होगा तो भैया उसके लिए पहले से प्रोविजनिंग करके अपना रख लो। तो बैंक ने क्या किया, उसको प्रोविजनिंग करके अलग अपना एक फ़ंड में रख लिया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ें होती हैं, कोई बुरी बात नहीं है। बैंक पहले से सोच रही है ना, अच्छी बात है ना, फ्यूचरिस्टिक है। कोई भी बैंक जो भी विजन के साथ चलती है वो ऐसे ही चलती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब लोन बांट दिया और बस सो गए चैन से, क्या सब तो पैसे दे ही देंगे और बाद में पैसे नहीं दे तो बैंक ही डूब गया। वैसा नहीं होता है भाई, इसको बचा के रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर में एक्सेप्शनल आइटम्स। चलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और होगा भी नहीं कुछ। हाँ देखिए, डैश 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 मारा हुआ है, चलिए ठीक भी है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। देखिए किसी भी कंपनी का आपको अगर एक्चुअल फिगर जाना है ना, एक्चुअल मतलब जानना है कि हाँ रियली उसने कितना कमाया, तो वो टैक्स से पहले का उसका फिगर देखिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट था। वो अगर आप देख लिए तो आपको क्लियर पिक्चर पता चल जाएगा। तो ये 10 नंबर में 10 नंबर रो के सामने में आ जाइए, बोल्ड में लिखा हुआ है। ये जो है 36,60,716 का पिछले साल था, जो कि बढ़ करके 41,65,899 हो गया। दिस इज़ द वेरी गुड साइन। सोच लीजिए कितना का जंप आया, देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा जंप आया है। तो ये गुड साइन है। टैक्स एक्सपेंसेस, टैक्स इनको कितना लगा है, तो चलिए ठीक है, टैक्स तो देना ही है ना भाई, कमाओगे तो टैक्स तो देना है। ठीक है, तो पिछला साल 10,34,940 का था, जो कि 10,54,240 का था। टैक्स भी थोड़ा सा बढ़ा है टैक्स, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है भाई, कमाया हो तो टैक्स को जो भी स्टेट्यूटरी चीज़ है वो तो गवर्नमेंट जो मांगेगी भैया देना है। ठीक है, तो अब देखिए टैक्स को घटा करके जो नेट प्रॉफिट जो आया है फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स, ठीक है, वो आपको आ जाओ यहाँ पे 12 नंबर में, 12 नंबर के सामने आ जाओ। आपको 26,25,732 का है पिछले साल, जो कि इस साल क्या हो गया है, 31,11,653 का हो गया है। वाह, सो नाइस। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा फिगर हम लोगों को अभी तक देखने को मिला है। आगे चलेंगे, ये सब तो अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं, आगे देखते हैं, आगे बहुत है, बहुत कुछ है अभी। ठीक है, चलिए पेड अप इक्विटी शेयर उतना देखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख लीजिए। आपको 15 नंबर में पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इनका जो है सो पिछले साल जो था और इस साल में भी जंप आया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। रिजर्व्स एक्सक्लूडिंग वैल्यूएशन रिजर्व में भी बढ़ोतरी आई है, देख रहे हैं, 1704 से 2031 हो गया। दिस इज़ द गुड थिंग। अच्छी कंपनीज के साथ यही होता है, उन लोगों का रिजर्व्स बढ़ते जाता है, मतलब सब कुछ ग्रोथ में रहता है। ठीक है, इट इज़ द गुड साइन ऑफ ब्लू चिप कंपनीज। चलिए अब जो है हम लोग देखिए, बैंक में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, कितना एडिक्वेट, वो एक स्टेट्यूटरी गाइडलाइन है कि इसको आपको मेंटेन करना है। ठीक है, तो हालांकि बैंक जो है वेल कैपिटलाइज्ड है, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है आप देख सकते हैं, इसका पिछले साल था 18.5%, जो कि इसने बढ़ा दिया है, 18.8% कर दिया। इट इज़ अ गुड साइन। ओके, कंपनी जो है अपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बढ़ा दी है। अर्निंग पर शेयर, ठीक है, अर्निंग पर शेयर में आ जाइए, तीसरा नंबर में 17 नंबर का सब सेक्शन देखिए, तीसरा नंबर में ए है बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड एपीएस। अब बेसिक डाइल्यूटेड देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पिछला बार जो था वो 47.7 था, जो कि इस बार बढ़ करके 56.3 हो गया है। वाह, ठीक है, अर्निंग पर शेयर में बढ़ोतरी हुआ है। देखिए बेसिकली आपको कंपनी का अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है ना, तो समझ जाइए भैया अपने अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब आ जाइए, चौथा नंबर पॉइंट है एनपीए रेशियो, ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या है एनपीए में। ठीक है, एनपीए, हाँ एक बात और, बैंक्स के लिए, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए एनपीए बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इस चीज़ को समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बैंक का जो मेन एसेट है वो एनपीए के कारण ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखेंगे कि एनपीए में क्या बढ़ोतरी हुआ है क्या। अगर बढ़ोतरी हुआ है तो ये गड़बड़ बात है, अगर डिक्रीज हुआ है तो अच्छी बात है। आइए ग्रॉस एनपीए इनका देखते हैं सबसे लास्ट में।
पिछले साल था 12,64,997, जो कि बढ़ करके 15,08,600 हो गया है। आप सोच सकते हैं एनपीए बढ़ा है। एनपीए नेट एनपीए में इनका 3,54,236 था पिछले बार, जो कि बढ़ करके 4,55,482 हो गया। तो ये जो है आपको फिगर दिख रहा है कि इसमें बढ़ोतरी हुआ है। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए दोनों बढ़ा। तो एक चीज़ तो क्लियर है भैया कि देखिए, कोरोना के कारण और डिफरेंट लॉकडाउन पेंडेमिक के कारण जो है अभी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। तो ये तो बढ़ना ही था, ठीक है। लेकिन इसको कंपनी किस तरीके से अपने आप को एडिक्वेट करके रखी हुई है कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा सा पेन देने वाला ये चीज़ है इन्वेस्टर को, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कोरोना हमको नहीं लगता है कि सब दिन रहने वाला है, ठीक है। पहले भी हैजा होता था, कॉलेरा होता था, स्पेनिश वायरस आया जिसने लाखों करोड़ों लोगों को मतलब मिस अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया लोगों का। तो ये हम लोगों को भगवान से मनाना है कि जल्द से जल्द ये पैंडेमिक दूर हो जाए, और आई होप कि हम लोग इससे उबर जाएंगे और इंडिया की इकॉनमी फिर बहुत आगे जाने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो सबसे बड़ी बात है, अब आगे आ जाइए, इनका रिटर्न ऑन एसेट देख लीजिए। रिटर्न ऑन एसेट जो है 2.01% पिछली बार था, जो कि घट करके थोड़ा सा 1.97% हुआ है स्लाइटली। चलिए, अभी कंडीशन ख़राब है तो इतना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये सब सेगमेंटल रिजल्ट है तो उतना हम लोग सेगमेंटल में नहीं जाएंगे। सेगमेंटल में जाने का कोई उतना फ़ायदा नहीं है। तो ओवरऑल आपने देख लिया कि इनका जो फाइनेंशियल था वो किस तरीके का था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। हम आई होप कि आपको मतलब फिगर मिला जुला के ठीक है, और प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट में जंप हुआ, रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ, अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ हुआ। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, थोड़ा सा एनपीए बढ़ा है। एनपीए बढ़ा है तो सारे बैंकों का बढ़ा है, वो सिर्फ इसी का नहीं बढ़ा है। इट इज़ द रियलिटी, इट इज़ द ट्रूथ, एंड इट इज़ द ट्रूथ ऑफ टाइम, ठीक है। क्योंकि अभी का टाइम ही ऐसा है कि सारे कंपनीज का हालत ख़राब है। तो भैया, जो कमाएगा नहीं तो फिर कोई लोन कैसे पूरा सधा पाएगा, ठीक है। हाँ, तो लेकिन आई होप कि चीज़ें अच्छी होंगी फिर आगे चल के, तो ये चीज़ें फिर से बेटर हो जाएंगी। आइए थोड़ा सा इसके शेयर की तरफ चलते हैं कि इसके शेयर में किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है एचडीएफसी बैंक में। तो एचडीएफसी बैंक का बहुत ही अच्छा चीज़ है कि देखिए, मार्केट कैपिटल एचडीएफसी बैंक का जो है, मैं थोड़ा सा इसको लैंडस्केप कर देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। मार्केट कैपिटल देख सकते हैं 7,87,000 करोड़ का है, जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। हाई लो देखिए, करंट प्राइस इसका 1,429 रुपये का चल रहा है। हाई और लो 826 रुपये का लो गया था पिछले साल कोरोना लॉकडाउन में, और इस बार जो है 1650 हाई गया था। तो अभी जो है आपको लगभग 200 मतलब 20-22 रुपये, यानी कि आपको लगभग समझिए ना 250 कम दाम में मिल रहा है, ठीक है। ऊपर से 250 रुपया इसका प्राइस टूटा है, यानी लगभग 12% का करेक्शन हुआ। तो अभी और इंतज़ार कर सकते हैं थोड़ा सा। स्टॉक का पी 25.7 है, बुक वैल्यू 320 है, फेस वैल्यू 1 है, डेट टू इक्विटी तो इसका बड़ा ही बड़ा था, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंशियल जो भी कंपनीज होती हैं उसका डेट टू इक्विटी बड़ा था। देखिए, 200 दिनों का मूविंग एवरेज 1351 है। हाँ, एक बात और बोल दूँ, अगर ये 1350 रुपये के आसपास अगर आपको ये शेयर मिलता है तो ज़रूर छोटे छोटे क्वांटिटी में इसको एक्यूमुलेट करते जाइए, और हर उसके बाद फर्दर जो भी डीप होते जाए, अगर आपको मान लीजिए कि आपको 100 शेयर अगर इसके ख़रीदने हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर 1350 के लेवल पे, अगर 1400 के लेवल से भी अगर नीचे जाता है ना, तो आप 10 शेयर खरीद लें भैया। 10 शेयर खरीद लें, फिर आप उसके बाद 1350 पे 10 खरीद लें, फिर उसके बाद 1300 पे 10 खरीद लें। ऐसे ही करते करते, और अगर डाउन हो जाता है तो और खरीदें और खरीदें और खरीदें, ठीक है। इस तरीके के स्ट्रैटी के साथ पिरामिड बनाइए, और नीचे में जा करके आपको जब लगे कि नहीं अब इससे ज़्यादा मार्केट नहीं गिरेगा, तो वहाँ पे अपना पैसा पूरा का पूरा लमसम आप लगा सकते हैं। बट इस लेवल पे पूरा लमसम पैसा मत लगाइएगा, हर डीप का इंतजार कीजिएगा, और जब डीप आपको मिलेगा तो उसमें पैसा आप लगा सकते हैं। ओके, दैट इज़ फ्रॉम माई एंड। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप लोग अपना जो है सो थोड़ा सा ड्यू डिलीजेंस खुद का कीजिएगा,
और अपने सोच समझ से और अपने जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होंगे उनसे सलाह मशविरा करने के बाद ही आप शेयर में इन्वेस्ट करिएगा। क्योंकि देखिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जो होता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, तो आपको थोड़ा सा इस रिस्क को समझते हुए और मार्केट के वैल्यूएशन को समझते हुए, उसके पी वैल्यूएशन को समझते हुए, जीडीपी क्या है अभी, क्या सिचुएशन में चल रहा है, इन सारे चीज़ों को मार्केट के पूरे ओवरऑल फैक्टर्स को समझते हुए, है ना, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया और इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मेरी बातों पे आपको 100% नहीं जा करके मेरे कहने से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना है, आपको अपना स्टडी करना है, देन आफ्टर आपको इन्वेस्ट करना है। हाँ, कंपनी अच्छी है, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर का नंबर 1 बैंक है, नो डाउट। एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में पैसा लगाया जा सकता है, बट कहा जाता है ना कि अच्छी से भी अच्छी कंपनी ख़राब हो जाती है जब उसको गलत प्राइस पे ख़रीद लिया जाता है। इसलिए हमेशा सही वैल्यूएशन पे खरीदें, सही प्राइस पे खरीदें। ओके, दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और उस तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।